हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्टडी करेंगे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग स्ट्रेट लाइन का स्टडी करेंगे और स्ट्रेट लाइन में यूज होने वाली जो टर्मिनोलॉजी है सबसे पहले उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, प्रीवियस सेशन में आपने देखा था कि जब हम ज्योमेट्री को डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने ये बताया था कि ज्योमेट्री दो तरह का ज्योमेट्री हम लोग यूज करते हैं मैथमेटिक्स में। एक का नाम है प्लेन ज्योमेट्री और दूसरे का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम एनालिटिकल ज्योमेट्री भी बोलते हैं और इस एनालिटिकल ज्योमेट्री का दो पार्ट है जिसे एक बोलते हैं हम कि वो 2D है और एक बोलते हैं हम लोग 3D है। तो अभी हम लोग 2D का स्टडी करेंगे और 2D में स्ट्रेट लाइन का स्टडी करेंगे हम लोग। जब हम 3D पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि उसमें भी हम लोग स्ट्रेट लाइन का यूज करेंगे, बट अभी जो स्ट्रेट लाइन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जिसे हम हिंदी में द्विविमीय नियामक ज्यामिति बोलते हैं। अब जब हम स्ट्रेट लाइन का स्टडी करते हैं तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, तो सबसे पहले उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब है कि जब हम स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं तो उसमें उन सारी चीज़ों से हम लोग बहुत ही प्राइमरी सेक्शन में उससे फैमिलियर थे। आप कहेंगे कि कैसे फैमिलियर थे प्राइमरी सेक्शन में? तो प्राइमरी सेक्शन में आप लीनियर इक्वेशन पढ़ते थे। आप रिकॉल करिए, 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा, 10th स्टैंडर्ड में भी, 5th स्टैंडर्ड में भी आपने देखा कि लीनियर इक्वेशन आप पढ़ते थे। लीनियर इक्वेशन को हम लोग हिंदी में रैखिक समीकरण कहते हैं। तो बस जिसको आप लीनियर बोलते थे ना, उसी का ग्राफिकल जब रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वह स्ट्रेट लाइन होता है। तो आप कहेंगे कि हम लोग दो तरह का पढ़ते थे। एक ऐसा पढ़ते थे जिसमें सिर्फ x रहता था, एक ऐसा पढ़ते थे जिसमें x और y दोनों रहता था। तो आप सोच रहे होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ x रहता था उसकी बात कर रहे हैं या जो x और y दोनों को कंटेन करता है उसकी बात कर रहे हैं? तो एक्चुअली हम दोनों की बात कर रहे हैं। जिसमें सिर्फ x रहेगा वो भी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें x और y दोनों रहेगा वो भी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और जिसमें सिर्फ y रहेगा वो भी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। और ये हम लोग 2D में पढ़ रहे हैं इसलिए x और y कोऑर्डिनेट का यूज कर रहे हैं। जब 3D में पढ़ते हैं हम स्ट्रेट लाइन तो उसमें एक और कोऑर्डिनेट यूज करते हैं जिसे हम z कहते हैं, और वहां पर भी लाइन का इक्वेशन बनाते हैं। यानी कहने का सेंस ये है कि जब हम इस बोर्ड पर एक लाइन ड्रा करेंगे तो 2 डायमेंशन में आएगा, और अगर हम हवा में लाइन ड्रा करेंगे तो 3 डायमेंशन में आएगा। इक्वेशन दोनों का बनता है। फर्स्ट वाले का जिसको हमने बोर्ड पर ड्रा किया तो उसमें आपको 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है जिसे हम कहते हैं x, y, और जब हवा में ड्रा करते हैं तो वहां 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है जिसे हम कहते हैं x, y, z। यानी जिसमें सिर्फ लंबाई चौड़ाई होती है वो 2 डायमेंशन है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को हम मोटाई भी कहते हैं, गहराई भी कहते हैं। यानी LBH जो कंटेन करेगा वो 3 डायमेंशनल है और जो LB को कंटेन करेगा वो 2 डायमेंशन है। तो एक्चुअली अभी जो मेरा डिस्कशन का मैटर है वो स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन किसका है? 2 डायमेंशन का। बार बार ये फोकस इसलिए कर रहे हैं कि जब हम लोग 3 डायमेंशन पढ़ेंगे तो वहां पर भी देखेंगे कि वहां भी स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे तब पहचानेंगे कैसे? तो जिसमें सिर्फ 2 डायमेंशन होगा। अब 2 डायमेंशन में ये नेसेसरी भी नहीं होता है कि x और y ही रहेगा। बहुत सारे राइटर आप देखेंगे फॉरेन राइटर की बुक में तो y और z को कंटेन करके एक लाइन ड्रा कर देंगे। तो कोई भी 2 वेरिएबल हम यूज कर सकते हैं। हमारे इंडिया में ट्रेडिशन है कि जितने सारे राइटर बुक लिखते हैं वो 2 डायमेंशन में x और y को ही यूज करते हैं, इसलिए हम भी उसी की बात कर रहे हैं। लेकिन ये नेसेसरी नहीं होता है, हम x और z का भी यूज कर सकते हैं 2 डायमेंशन के लिए। ओके, तो ये मेरा डिस्कशन का मैटर है। और जब हम लाइन का स्टडी करते हैं तो एक उसी से कनेक्टेड कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है स्लोप।
स्लोप से आप परिचित होंगे, आम जीवन में भी बोलते हैं आप स्लोप। तो स्लोप और उसी का एक और नाम है ग्रेडियंट, यानी स्लोप कहें या ग्रेडियंट कहें, और हिंदी में उसे भी दो नामों से उसे जाना जाता है, जिसमें एक नाम है उसका ढाल और उसका एक और हिंदी नाम है, उसे हम बोलते हैं प्रावण्य। तो अभी जब हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसी की बात करेंगे। उसको जानने से पहले एक चीज और हम रिकॉल करते हैं, जो एक रिजल्ट है, कहता है कि एवरी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन एक्स एंड वाई ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। ध्यान से सुनिए, एवरी इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई, एवरी इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो इसके सेंस ये हुआ कि प्रथम घात मतलब x का पावर 1 और y का पावर 1 रहेगा तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। एवरी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, देखिए फर्स्ट डिग्री बोल रहे हैं, फर्स्ट डिग्री का मतलब होता है लीनियर। जब x का पावर 1 और y का पावर 1 होता है तो उसे हम बोलते हैं लीनियर। ओके, तो सबसे पहली बात ये हम इसमें आपको रिकॉल कर दें कि यहां हमको लिखना है एवरी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, एवरी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट डिग्री का मतलब क्या हुआ, प्रथम घात का। एवरी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन एक्स एंड वाई ऑलवेज represent represents a straight line। स्ट्रेट लाइन को शॉर्ट में हम लिख दिए ST लाइन। यानी इसका सेंस ये हुआ कि प्रथम घात का कोई भी समीकरण एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप सोच रहे होंगे कि प्रथम घात क्यों बोल रहे हैं, तो प्रथम घात बोलना इसलिए जरूरी है कि हमेशा x का पावर 1 और y का पावर 1 रहेगा, ये नेसेसरी नहीं है। जब x का पावर 2 हो जाएगा, y का पावर 1 हो जाएगा, तब वो लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये नेसेसरी है कि x का पावर 1 होना चाहिए और y का पावर भी 1 होना चाहिए। ओके, और इसका हम एग्जाम्पल आप देखते होंगे, ऐसे आप लिखते थे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसे हम कहते थे कि ये लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और यहां पर a b और c बिलोंग करता है कैपिटल R में। मतलब ये कि a b और c वास्तविक संख्या होता है। ओके, और वास्तविक संख्या होने के साथ साथ एक बात का और हम ध्यान रखते हैं कि a और b साइमुल्टेनियसली 0 नहीं होना चाहिए। साइमुल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ। सोचिए कि a और b अगर एक साथ 0 हो जाएगा तो जब हम इसमें पुटिंग करेंगे तो ये 0 और ये रिजल्ट भी 0, तब तो इसमें वेरिएबल रहेगा ही नहीं। और हमने इस सेशन के स्टार्टिंग में ही बोला था कि
इसमें से कोई एक वेरिएबल रहना नितांत आवश्यक है। वो सिर्फ x हो सकता है, सिर्फ y हो सकता है, और बोथ रहेगा तो और अच्छी बात है, उसका कंप्लीट फैमिली रहेगा। और ये है आपका कांस्टेंट टर्म। तो ये भी हमेशा ध्यान रखेंगे कि a और b साइमल्टेनियसली जो है जीरो नहीं होना चाहिए। अब आप देखेंगे ऐसी इक्वेशन से आप परिचित हैं। आप लिखते थे पहले कि 3x = 6। याद करिए, प्राइमरी सेक्शन में ये इक्वेशन आपको मिलता था। आप जब इसे सॉल्व करते थे तो कितना आसानी से x = 6/3 और ये हो गया आपका 2। तो आप जो यहाँ सॉल्व करके जो ऑब्टेन करते थे ना कि x = 2, अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे ना तो इसका ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो देखिए, ये एक ऐसा इक्वेशन है जो y को कंटेन नहीं करता है। ओके, इसीलिए हमने ऐसा बोला। फिर आप देखेंगे कि 2y = 9 and if we have to find the value of y, then y will be 9/2। y कितना होगा? 9/2 होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं कि y की वैल्यू जो 9/2 हो गया, इसका भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब देखेंगे तो ये दोनों ही स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। बोथ आर स्ट्रेट लाइन। हाँ, इसमें कुछ स्पेशल फीचर होता है इस लाइन में। कभी x एक्सिस के पैरेलल होगा, कभी y एक्सिस के पैरेलल होगा। ऐसी सिचुएशन बन सकती है, बट वी शुड ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी x का पावर 1 होगा और y का पावर 1 होगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब जब हम ये जान गए कि एवरी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन x एंड y ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, और जब ऐसा रहता है, इसे भी एक देख लेते हैं हम कि x + y और +1 = 0। इसे देखिए आप ध्यान से। तो इसे देखेंगे ना तो आपको मालूम चलेगा कि इसमें x का पावर 1 है और y का पावर भी 1 है। यानी ये है x + y + 1 = 0। ओके, तो ये जो है, ये जो इक्वेशन देख रहे हैं, ये कंप्लीट इक्वेशन है और ये भी जो है लाइन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब जब लाइन जब आती है तो उसके साथ एक चीज जो है एसोसिएट होता है, और वो एसोसिएशन क्या होता है? तो वो एसोसिएशन है स्लोप। जैसे हर आदमी का एक यूनिक नाम होता है। नाम क्यों रखते हैं किसी भी आदमी का? ताकि हम उसे आइडेंटिफाई कर पावे आसानी से। आप सोचिए कि क्लासरूम में 100 बच्चे बैठे हुए हैं, किसी पार्टिकुलर बच्चे को कॉल करना है तो हम कैसे कॉल करेंगे? रेड शर्ट वाला, नीला शर्ट वाला, लंबा वाला, ऐसे तो बोलेंगे तो उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक उसका नेम बना देते हैं। ठीक उसी तरह से स्ट्रेट लाइन को रिकॉग्नाइज करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए एक कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं जिसका नाम है स्लोप। तो अभी जो मेरा टॉपिक है वो है स्लोप का, यानी अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है मेरा स्लोप। ये मेरा पार्ट स्लोप। इसी को हमने क्या बोला कि इसी को हम ग्रेडियंट भी कहते हैं, ग्रेडियंट। और ये टॉपिक देखेंगे ना कि ये फिजिक्स में भी लार्ज लेवल पर यूज होता है। बिना स्लोप के हम स्टडी कर ही नहीं सकते हैं फिजिक्स का। हिंदी नाम भी आप देख सकते हैं, हिंदी में इसके ढाल लिखता है, या एक और नाम है इसका प्रावण। बुक में यही दो नाम इसका यूज करता है, और इसी को हम लोगों को स्टडी करना है। अगर हम ये जान जाए इस एक्सरसाइज में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप और ग्रेडियंट, तो हम इस चैप्टर को इजी वे में कर पाएंगे। यानी मेरा मिशन ये होगा
कि स्लोप को डिफाइन करना, इसके जितनी सारी क्राइटेरिया है उन सारी क्राइटेरिया को हम लोग सिस्टमेटिक वे में उसे पहले टेबुलेट करेंगे, और जब कर लेंगे तब हम स्ट्रेट लाइन का रिजल्ट पढ़ना शुरू करेंगे। यानी सबसे पहला मिशन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप ग्रेडियंट। ओके, तो हम एक शॉर्ट डेफिनेशन बनाएंगे स्लोप का। तो डेफिनेशन ऑफ ग्रेडियंट। आप नाम से कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि हमने ये बोला है कि स्लोप ग्रेडियंट दोनों एक ही चीज होता है। अब ये मजे की बात इसमें ये देखेंगे कि जो ग्रेडियंट है ना, वो ग्रेडियंट भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, और ट्रिग्नोमेट्री में भी किससे रिलेटेड है? टेंजेंट से रिलेटेड है। जब भी हम टेंजेंट बोलते हैं तो आप ट्रिग्नोमेट्री में tan थीटा पढ़ते होंगे। तो जिस tan थीटा को आप पढ़ते हैं ना, उस tan का पूरा नाम है टेंजेंट। उसका पूरा नाम क्या है? टेंजेंट। और हिंदी में उसे स्पर्शज्या बोलते हैं। तो अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे स्लोप का, उसमें देखेंगे ना कि tan एसोसिएट रहेगा। उसमें क्या रहेगा? tan एसोसिएट रहेगा। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि स्लोप का एक शॉर्ट डेफिनेशन बनाएंगे। ओके, तो जब हम इसका डेफिनेशन बनाएंगे तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज टेंजेंट। टेंजेंट को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? tan लिखते हैं, जिसे आप tan थीटा पढ़ते हैं। इट इज डिफाइंड एज टेंजेंट ऑफ द एंगल made by a line with the positive direction of x-axis. In anti-clockwise डायरेक्शन। यानी यहां देखेंगे तो कुछ कीवर्ड्स है, उन सारे कीवर्ड्स को हम लोग पहले अरेंज करते हैं। इसमें पहली बात जो देख रहे हैं कि इट इज डिफाइंड एज टेंजेंट ऑफ द एंगल, यानी जो एंगल बनेगा ना उसी एंगल में हम tan अटैच कर देंगे। टेंजेंट ऑफ द एंगल का मतलब ये हुआ कि जो एंगल फॉर्म होगा उसमें हम लोग tan अटैच करेंगे। दूसरी बात आते हैं of the angle made by a line with the positive direction of x-axis। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, फिर भी उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी क्या करना है हमको कि जो एंगल फॉर्म करना है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना है। ओके, इसके डेफिनेशन में ऐसा मेंशन है। तो हम क्या करते हैं, 2D में रिफरेंस एक्सिस बना लिए। अब ये 2D है तो ये रेक्टेंगुलर प्लेन होगा जिसमें सिर्फ x और y एक्सिस को बनाएंगे हम। यहां हमने x एक्सिस बना लिया और ये y एक्सिस। अब इसी प्लेन में जितने सारे लाइन पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, जिसका इक्वेशन आप लिखते थे 3x = 6, वो भी इसी में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। 2y = 9, ये भी कहीं ना कहीं इसमें छुपा हुआ है। x + y + 1 = 0, ये भी इसी में कहीं छुपा हुआ है।
अब हमको पहचानना है कि इसकी स्थिति कहाँ हो सकती है विदाउट इसका एक्चुअल प्लॉटिंग। ओके, तो सबसे पहले हम करते हैं कि स्लोप को जब हम लर्न कर रहे हैं तो पहले एट रैंडम हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। देखिए हमने ऐसे एक लाइन ड्रा किया। ओके, जब हम ये लाइन ड्रा कर लेंगे तब आपको क्या करना है कि जो एक्स एक्सिस का जो पॉजिटिव डायरेक्शन है उस पर एक पॉइंट मार्क करना है। तो कर लेते हैं, यहीं पर मार्क कर लिया हम एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन। देखिए लिखा हुआ है कि विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो आप कहेंगे कि क्या हम यही मार्क करेंगे, यहां मार्क नहीं कर सकते हैं? यहां भी कर सकते हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप यहां भी मार्क कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये बता दें कि उस पॉइंट को आप यहां भी मार्क कर सकते हैं। तो आप सोचेंगे कि आप तो यहां लिख रहे हैं कि विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो मैंने शुरू में ही बोला था कि लिख रहे हैं, लेकिन वो की फैक्टर नहीं है। यानी जब हम एंगल बनाते हैं तो एंगल बनाने के क्रम में आप देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप बचपन में पता नहीं ध्यान दिए या ना दिए, लेकिन इसको देखिए। हमने दो रे लिया, यहां पर टू रेज को हमने सिलेक्ट किया। तो टू रेज जो हमने सिलेक्ट किया यहां पर, अब हम एंगल बनाने वाले हैं यहां पर। तो जब हम एंगल बनाएंगे तो ऐसे एंगल बनाया हमने। मान लीजिए कि ये एंगल है 45 डिग्री या 60 डिग्री, कुछ भी एट रैंडम। तो आप बताइए कि क्या इसको यहां मेजर करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा क्या? यहां अगर हम मेजर कर दें तो ये चेंज हो जाएगा? तो इसका आंसर है कि नहीं। इसके बड़ा हो जाने से इस एंगल का मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है। अगर ऐसे बदलने लगे, सोचिए कि अगर ऐसे फ्लक्चुएशंस स्टार्ट हो जाए, शुरू हो जाए, तब क्या होगा? तब ये होगा कि ये वाला एंगल इसके रेस्पेक्ट में छोटा हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं एक्चुअली ऐसी सिचुएशन नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल यहां फॉर्म करे या यहां फॉर्म करे, उससे कोई प्रभाव नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि एंगल जब हम यहां फॉर्म करेंगे तो एंगल फॉर्म करने के क्रम में हम जो है एंगल जो है यहां फॉर्म करे या यहां फॉर्म करे, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सर श्रीकांत सर, एंगल यहां फॉर्म करे यहां फॉर्म करे, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जब हमें यहां पर ऐसे जब हम ड्रा करते हैं ऐसे, तो ऐसे ड्रा करेंगे या ऐसे ड्रा करेंगे? आप बताइए कि क्या इस एंगल का मैग्नीट्यूड चेंज होता है क्या? ऐसा होता है कि यहां छोटा सा बन गया, अब देखिए कोई और छोटा इसको कर दिया ऐसे। तो देखिए यहां देख रहे होंगे तो छोटा सा दिख रहा होगा, ये थोड़ा और लार्जर आर्क है, ये और बड़ा आर्क हो गया। लेकिन एक्चुअली ये आर्क के बढ़ने से इस थीटा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं प्रभाव पड़ता है, इसे भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो शॉर्ट में हम लोग ये देख लें कि जैसे यहां जो हमने आर्क बनाया, यहां बनाए, तीनों का लेंथ तो चेंज हो रहा है, फिर भी थीटा फ्लक्चुएट नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है? तो एक्चुअली होता ये है ना कि जिस रेशियो में ये आर्क चेंज होता है, उसी रेशियो में ये जो इसका रेडियस है ये भी चेंज होता है। सोचिए कि 4/2 कितना होगा? 2 होगा, और 10/5 वो भी तो 2 होगा ना। तो सेम वही बात इसके साथ रन करती है। 4/2 2 हुआ, 10/5 वो भी 2 हो गया। तो जब इसमें हम क्या करते हैं कि यहां पर जब हम इसको बनाते हैं तो आर्क तो बढ़ जाता है, लेकिन फिर इसका रेडियस भी बढ़ जाता है, यानी त्रिज्या भी बढ़ जाता है। फिर दोनों का जो रेशियो होता है वही तो एंगल होता है, जिसे आप पढ़ते थे थीटा = L/R।
ओके, इसीलिए ये कहीं पर भी मेजर करें इसकी फ्लक्चुएशन नहीं होती है। ओके, तो यहां पर हमने एक एंगल बनाया, उस एंगल का नाम है थीटा। और कौन से डायरेक्शन में हमने बनाया? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया। देखिए यहां पर हमने एक पॉइंट को मार्क किया और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मीनिंग क्या होता है? तो घड़ी जिस डायरेक्शन में मोशन करती है, दुनिया की सभी घड़ी एक ही तरह से चलती है, तो घड़ी का जो डायरेक्शन होता है उसे हम क्लॉकवाइज कहते हैं। और घड़ी के विपरीत डायरेक्शन में चलना एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज कहते हैं। तो अभी जब हम एंगल का फॉर्मेशन करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज में करेंगे। आप कहेंगे क्यों एंटी क्लॉकवाइज में बना रहे हैं? क्योंकि स्लोप का डेफिनेशन ही कह रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज में बनाना है। ओके, तो कह रहा है कि कोई लाइन है एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनाएगा, यानी जितना एंगल सबटेंड करेगा उसमें tan लगा दीजिए, उसमें tan लगा दीजिए तो क्या बन जाएगा? tan थीटा। और इसे स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। जनरली स्लोप को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है m = tan थीटा। और थीटा m = tan थीटा बन गया। यानी ये वही tan है जो आप सेकेंडरी लेवल में पढ़ कर आए थे। और कहा जाए कि ये थीटा क्या है, तो आप बोलेंगे कि x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो बनाया गया एंगल होता है, क्या बोला हमने? x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया गया जो एंगल होता है उसी को हम थीटा कहते हैं। उसे लैम्डा, फाई, म्यू कुछ भी डिनोट कर सकते हैं। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है? सोचिए, थीटा बिलोंग्स टू, थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है? तो इसके बारे में ये कमेंट की जाती है कि थीटा का वैल्यू जो है वो 0 से थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0 से पाई और माइनस कर्ली ब्रैकेट में π/2 लिखा हुआ है। अब इसका क्या सेंस है इसे समझ लेते हैं हम लोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एकेडमिक एग्जाम में पूछी जाती है कि अगर m = tan थीटा फॉर्मूला है स्लोप निकालने का, तो वहां थीटा का रेंज क्या होता है? तो देखिए जो बड़े ब्रैकेट की तरह देख रहे हैं आप, स्क्वायर ब्रैकेट, ये एक्चुअल में स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं कि ये क्लोज्ड इंटरवल है। यानी 0 से पाई जो आप देख रहे हैं ये है क्लोज्ड इंटरवल। और ये जो देख रहे हैं आप, ये π/2 माइनस कर दिया गया और कर्ली ब्रैकेट में π/2 कर दिया गया। ये निकाला गया है। आप पढ़ते होंगे बचपन में, निकालने को हम लोग माइनस कहते थे। 10 में से 3 निकालिए तो आप बोलते थे 7, यानी माइनस का मतलब यहां निकालना है। क्यों निकाल रहे हैं हम π/2 को? π/2 रेडियन में है, डिग्री में ये 90 डिग्री है, क्योंकि आपको मालूम है कि tan 90 डिग्री अनडिफाइंड होता है। तो यहां अनाउंस करता है कि थीटा का वैल्यू 0 और पाई के बीच में कुछ भी हो सकता है, यानी 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में कुछ भी हो सकता है। उसको किससे एलर्जी है? तो π/2 से प्रॉब्लम है। ये π/2 को पसंद नहीं करता है। क्यों नहीं करता है पसंद? क्योंकि tan π/2 अनडिफाइन होगा, और जब अनडिफाइन होगा तो स्लोप अनडिफाइन का कुछ मीनिंग नहीं निकलता है। ओके, इट मीन्स कि वी शुड ऑलवेज रिमेंबर थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई इन क्लोज इंटरवल एक्सक्लूडिंग π/2। यानी थीटा का जो वैल्यू है वो 0 और पाई के बिटवीन में होता है। यानी थीटा का वैल्यू कभी भी 210 डिग्री नहीं हो सकता है। ये हमेशा 0 और 180 डिग्री के बीच में रहेगा, बिटवीन में, जिसमें 0 भी शामिल है और पाई भी शामिल है। इसके बीच में इसे क्या पसंद नहीं है? तो π/2 इसे पसंद नहीं है। ये था स्लोप का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। अब जब हम इसके रिमार्क्स में आते हैं तो स्लोप के बहुत सारे रिमार्क्स भी हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसको जानना जरूरी है। तो जब हम इसके रिमार्क्स को बनाते हैं, रिमार्क को बनाते हैं तो पहला हम यही लिखते हैं कि m = tan थीटा, where a small m indicates gradient or slope of a line. m = tan theta and theta belongs to 0 to pi
एंड एक्सक्लूडिंग पाई बाई 2। मतलब ये कि m इज इक्वल टू tan थीटा, जहां थीटा का मान 0 और 180 डिग्री के बीच में होगा पाई बाई 2 को छोड़कर। तो सोचिए अगर इसे हम भाषा में लिखते कि थीटा का मान 0 और पाई के बीच में होगा पाई बाई 2 को छोड़कर, कितना लंबा स्टोरी होता है ना। तो उसे सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं। ओके, अच्छा अब पूछा जाए कि थीटा क्या है, तो आप बोलेंगे कि एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया गया एंगल होता है थीटा। अब हम ये सोचते हैं कि जब हमने ये कहा कि थीटा का वैल्यू 0 भी हो सकता है, तो थीटा का वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होता है उस कंडीशन में, उस कंडीशन में क्या होता है। तो यहां पर हम एक हेडिंग डाल रहे हैं, स्लोप ऑफ एक्सिस। ये बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है। एक्सिस इसलिए लिख रहे हैं कि एक्सिस की भी बात करेंगे, एक्स एक्सिस का भी और वाई एक्सिस का भी। तो पहला अगर हम पॉइंट करें तो अभी मेरा मिशन है स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस का स्लोप मालूम करने जा रहे हैं। ओके, स्लोप या ग्रेडियंट दोनों बोल सकते हैं। अब एक्स एक्सिस जो है, अब देखिए जब भी हम स्लोप निकालते हैं तो मुझे थीटा चाहिए। थीटा कैसे निकालते हैं हम, एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल। तो आप बताइए कि एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनाएगा। आप सोच रहे होंगे ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस का स्लोप निकालना है मुझे। तो एक्स एक्सिस और फिर एक्स एक्सिस, वो तो दोनों ओवरलैप कर जाएगा ना, तो दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। यानी स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस की बात करेंगे अगर, तो इस कंडीशन में थीटा का वैल्यू होगा 0। और जब हम ये निकालेंगे m और इस नीचे में x लगा देते हैं सिंबॉलिक, और ये हो जाएगा tan 0, और tan 0 का वैल्यू होता है 0। इसीलिए कहते हैं हम कि x एक्सिस का जो स्लोप है ना वो 0 होता है। x एक्सिस का स्लोप कितना होता है, 0। इसे हमेशा याद रखना चाहिए। और 0 होता है, और उस कंडीशन में थीटा कितना होता है, तो आपका आंसर होगा कि उस कंडीशन में थीटा 0 होता है और स्लोप भी 0 होता है। संयोग है कि tan 0 0 होता है, cos 0 तो 0 नहीं होता है। ओके, बी में आते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि y एक्सिस का स्लोप बताइए, स्लोप ऑफ y एक्सिस। तो y एक्सिस तो आप पहचानते होंगे अच्छे से। एज ए यूजुअल हम ऐसे x एक्सिस बनाए और ये x एक्सिस और y एक्सिस बना लिया। ओके, y एक्सिस तो आप जानते हैं, बहुत दिनों से इस तरह का ड्रा करते हैं कंस्ट्रक्शन 2D में। अब x एक्सिस पर एक पॉइंट मार्क करिए, कहीं मार्क मत करेंगे, नहीं करेंगे। ये देख रहे हैं ना कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, यानी x एक्सिस पर ही पॉइंट मार्क करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो ऐसे मूव करेंगे, देखिए एरो का साइन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए तो ये एंगल का वैल्यू कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो जब हम स्लोप निकालेंगे तो my इज इक्वल टू tan 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री का वैल्यू आपको मालूम है क्या होता है, सिंबॉलिक इस ऐसे लिखते हैं और भाषा में क्या लिखते हैं, अनडिफाइंड लिखते हैं। ओके, तो आज के बाद से आप भी ध्यान रखेंगे कि y एक्सिस का स्लोप अपरिभाषित होता है और x एक्सिस का स्लोप जो है 0 होता है। और स्लोप होता है क्या एक्चुअल में, ये एक नंबर होता है, एक संख्या होता है। जब भी आप स्लोप निकालेंगे तो एक नंबर आता है। तो इस सेशन में हमने क्या क्या स्टडी किया उसे फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहली बात हमने स्टार्ट किया स्ट्रेट लाइन, तो हमने ये बताया कि स्ट्रेट लाइन 2D में भी पढ़ना है और स्ट्रेट लाइन 3D में भी पढ़ना है, और इसी स्ट्रेट लाइन को हम लोग प्लेन ज्योमेट्री में भी पढ़ते थे। बट अभी मेरा डिस्कशन का मैटर प्लेन ज्योमेट्री नहीं है, अभी मेरा डिस्कशन का मैटर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 पार्ट है, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। मेरा स्टडी का पार्ट है 2D, शॉर्ट में बोलते हैं 2D। तो पहला डायलॉग हमने कहा कि एवरी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन x एंड y ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन।
इसका मतलब ये हुआ कि प्रथम घात का कोई भी समीकरण x और y में हमेशा एक सरल रेखा को प्रदर्शित करता है, यानी इस तरह का सिचुएशन। और फिर हमने ये बताया कि ऐसा हो सकता है कि कभी जैसे इस इक्वेशन में देखेंगे कि y गायब है, इसमें x गायब है और इसमें पूरा फैमिली है। और आपको ये भी बता दें कि ऐसे भी हो सकता है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। देखिए इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, क्या नहीं है, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो ये चारों सिचुएशन आ सकती है, चारों लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन सबका स्पेशल फीचर है। फिर हम बात किए स्लोप और ग्रेडियंट का, तो हमने कहा कि स्लोप जो है वो tan थीटा के इक्वल होता है। थीटा क्या है, एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया गया एंगल है। थीटा का वैल्यू 0 और 180 डिग्री के बीच में होता है, एक्सक्लूडिंग π/2 यानी π/2 को छोड़कर। फिर हमने ये बताया कि पहली बात रिमार्क में हमने ये लिखा कि m इज इक्वल टू tan थीटा एंड थीटा लाई बिटवीन 0 to π इन क्लोज इंटरवल एक्सक्लूडिंग π/2। फिर हम स्लोप ऑफ एक्सिस यानी x एक्सिस का स्लोप निकाला तो 0 आया और y एक्सिस का स्लोप निकाला तो अनडिफाइन हुआ। और एक बात और ध्यान रखेंगे, कई जगह राइटर इसे 1/0 भी लिखते हैं, यानी कई जगह आप देखेंगे कि my जो है ये 1/0 के इक्वल होता है। ओके, तो इस सेशन में हम लोग इतना तक ही स्टॉप करते हैं। अब हम लोग इसकी और भी बारीकियों को सीखेंगे नेक्स्ट सेशन में। और ध्यान रहे कि जब तक हम लोग स्लोप नहीं समझेंगे तब तक हम स्ट्रेट लाइन का स्टडी नहीं कर सकते हैं। यानी सबसे पहला मिशन है कि स्लोप की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, देन स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू करना। ओके।